Good afternoon, all of you. Today we are in the first lecture of capacitors. हम लोग अपना कैपेसिटर चैप्टर शुरू कर रहे हैं. आज हमारा पहला लेक्चर है. अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये दूसरे चैप्टर का सेकंड हाफ है. ये ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है. टुडेज डेट इज 31st of May. चैप्टर अगर देखें तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है. ये चैप्टर की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपको रिवीजन में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती चैप्टर में. आप अगर अपना पूरा फोकस अभी लगा देते हो तो रिवीजन इसका बहुत इजी है, क्योंकि ना बहुत बड़े डेरिवेशंस होंगे आपके, ना बहुत ज्यादा आपको ये परेशान करेगा आपको ये चैप्टर. तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कैपेसिटर्स का इंट्रोडक्शन. ठीक है, ये कैपेसिटर्स होता क्या है. ठीक है, एक कैपेसिटर क्या होता है. तो एक कैपेसिटर वर्ड जब सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या वर्ड आता है. ठीक है, सबसे पहले हमारे दिमाग में वर्ड आता है एक डिवाइस. पहला वर्ड हमारे दिमाग में आता है अ डिवाइस. ठीक है, एक डिवाइस है. ठीक है, दूसरा शब्द आता है डिवाइस बना कैसे है. मान लीजिए, ठीक है, ये डिवाइस क्या है, कैसे बना है. तो ये डिवाइस बेसिकली कुछ नहीं है, एक कंडक्टर है. कंडक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, एक से ज्यादा कंडक्टर का कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स. उसके बाद हमारे दिमाग में क्या बातें आती हैं इस कैपेसिटर वर्ड को सुन करके. उसके बाद हमारे दिमाग में आता है स्टोर चार्ज एंड एनर्जी. स्टोर चार्ज एंड एनर्जी. तो अगर मैं इन सबको अगर कंबाइन करने की कोशिश करूं तो बेसिकली कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि कंडक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर से बना है. और ये इसका मकसद क्या है, चार्ज और एनर्जी को स्टोर करना. यानी अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक चार्ज और या एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है. ठीक है, तो कैपेसिटर का डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए. कैपेसिटर का डेफिनेशन हमने क्या लिखा है. हमने कैपेसिटर का डेफिनेशन लिखा है अ कैपेसिटर कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन अगर इसका वाइड अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, क्या अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस. ठीक है, कैपेसिटर क्या एक डिवाइस है which is formed by a conductor or combination of conductors which can store charge and energy. क्लियर है क्या, जल्दी इसको लिख लीजिए आप लोग. कैपेसिटर का डेफिनेशन सब लोग लिखे, पहले सब लोग कैपेसिटर का डेफिनेशन लिखिए. एवरीवन नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर. दिव्यांशु, इस चैप्टर में थ्योरी नहीं, चैप्टर में न्यूमेरिकल ज्यादा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आप बिल्कुल लॉजिकल है, आप पहले पढ़ चुके होंगे. ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, अगर इसका वाइड डेफिनेशन लिखना चाहते हो, वाइड डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग. अ कैपेसिटर is a device consisting conductors और कॉम्बिनेशन ऑफ, एक कंडक्टर एक से ज्यादा कंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, combination of conductors which can store charge
एंड एनर्जी। क्लियर है सबको? ये प्रॉपर इसका डेफिनेशन होगा, ठीक है। लेक्चर वाला सर कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल स्टोर करता है, बट बैटरी भी तो वही काम करता है, तो वो एनर्जी स्टोर करता है क्या? आप बताइए कि क्या बैटरी चार्ज स्टोर करता है क्या? एनर्जी स्टोर करना एक कॉमन प्रॉपर्टी हो सकती है, स्टोर नहीं करता बैटरी, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट स्टिल मान लीजिए एनर्जी स्टोर करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है बैटरी, तो क्या वो चार्ज भी स्टोर करता है क्या? नहीं, वो चार्ज स्टोर नहीं करता। तो ये बैटरी जो है वो कैपेसिटर से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर डेफिनेशन कैपेसिटर का लिख दिया, ठीक है। जल्दी यहां तक लिख लीजिए, से यस देन विल मूव अहेड, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको आगे बताऊंगा, पहले इतना लिख ले उसके बाद। कैपेसिटर सिंपली कुछ नहीं, एक डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस जो चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर सकता है। बिल्कुल नहीं। वो आपके वो मीनिंग बैटरी को चार्ज करने का मतलब नहीं होता कि बैटरी में चार्ज देते हैं हम लोग, ठीक है। बैटरी को चार्ज करने का मतलब होता है बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा घर वाला भाषा है, वो बैटरी को चार्ज कर दिया, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि चार्ज डाल दिया, ठीक है। यहीं पे एक और शब्द हमारे लिए आता है, वो एक और शब्द क्या है हमारा? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर तो चलो एक डिवाइस हो गया, कैपेसिटर तो चलो एक डिवाइस हो गया, लेकिन कैपेसिटेंस क्या होता है? याद रखिएगा, कैपेसिटेंस हर कंडक्टर की, जितने भी कंडक्टर मौजूद है उन सब कंडक्टर की एबिलिटी को कहते हैं, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है। अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो लिख सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as ability of a conductor, कोई भी कंडक्टर का, of a conductor to store charge। किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को कहते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। बोलिए अनिमेश, क्या गड़बड़ है? लग रहा है ना आपको क्या गड़बड़ है? लेकिन बोलिए अनिमेश। हाँ सर, कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ ठीक है, बोलिए आप। सर कंसिस्टिंग कंडक्टर्स ऑफ कॉम्बिनेशन है कि क्या लिखे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है। और कंसिस्टिंग कंडक्टर्स, एक तो हो सकता है सिर्फ सिंगल कंडक्टर हो सकता है। देखो दो दो तरीके का कैपेसिटर हो सकता है, एक सिंगल कंडक्टर भी हो सकता है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स भी हो सकता है। मतलब एक कंडक्टर का भी बना सकते हैं और एक से ज्यादा कंडक्टर का भी बना सकते हैं। क्लियर है अनिमेश? अनिमेश क्लियर है? जो मैं समझाना चाहता हूं कि एक कंडक्टर का भी कैपेसिटर हो सकता है और एक से ज्यादा कंडक्टर का भी कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है। जितने लोग क्लास में लेट आ रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं है, पढ़ करके छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी हमारा भी, ठीक है। कोई कोई डिफरेंस नहीं है। देखो आशुतोष, दोनों अलग चीजें हैं। किसी बॉडी में चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी अलग चीज होती है और एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी अलग होती है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो दोनों करता है, चार्ज भी स्टोर करता है और एनर्जी भी स्टोर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। डिवाइस का नाम कैपेसिटर है, लेकिन कितना चार्ज स्टोर करता है उस एबिलिटी को कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। मैथमेटिकली क्या होता है इसको समझाने की कोशिश करता हूं, अगले स्लाइड में आपको इसको थोड़ा लेके क्लैरिटी और आ जाएगी। जल्दी लिख ले, मैं 1 मिनट के बाद अगले स्लाइड में मूव करूंगा और मैं उसके बाद थोड़ा ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि कैपेसिटेंस एक्चुअली किसको कहते हैं।
ठीक है। चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया कि मान लीजिए एक कंडक्टर होता है, अरे देख लेते हैं ना, रुक जाता है। कैपेसिटेंस स्टोर एनर्जी, आपका जो रोहित डाउट है आप इस स्लाइड के एंड में पूछ रही है डाउट को, ठीक है, अगर डाउट रह जाता है तो। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई रैंडम सा ऐसी कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर के बारे में क्या जानते हो आप अभी तक? अच्छा, चार्ज जो भी देते हैं उसके सरफेस पे रहता है चार्ज, ठीक बात है। चार्ज हमने देना शुरू किया, हमने चार्ज दे दिया, मान लीजिए क्यू, मान लीजिए हमने चार्ज दे दिया क्यू। आप में से कई लोग ये बात मानते होंगे कि जितना ज्यादा हम चार्ज देंगे कंडक्टर को उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा। फॉर्मूला कितना सारा पढ़ रखा है, 1/4πε0 Q/r। तो जितना ज्यादा चार्ज रहता है उतना ही ज्यादा पोटेंशियल रहता है। ये बात आप लोग पूरी तरह क्लियर है आपको? तो क्या ये बात उल्टा नहीं लिख सकते हैं क्या कि जितना ज्यादा कंडक्टर का पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा चार्ज होगा? आप मुझे बताओ, क्या हम लोग किसी कंडक्टर के लिए कह सकते हैं ज्यादा चार्ज ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा चार्ज कह सकते हैं क्या? हायर द पोटेंशियल हायर द चार्ज, किसी को कोई तकलीफ है क्या? मैं कह रहा हूं Q ज्यादा होगा तो V ज्यादा होगा, सीधा सीधा। तो क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं क्या कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बात क्लियर है? यानी चार्ज इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, चार्ज डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए, फॉर एनी कंडक्टर। और हम क्या बोल रहे हैं? आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब कि सिंपल सिंगल कंडक्टर, ठीक है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहीं पे एक टर्म आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है C। अब ये C क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तो C यहां पे इस इक्वेशन में कुछ नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए लाया है। इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को नाम दे देते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, इसी प्रोपोर्शनल क्वांटिटी को नाम दे देते हैं कैपेसिटेंस। इज इट क्लियर? क्या ये जो सी टर्म आया है यही होता है कैपेसिटेंस। तो अगर मैं आपको बात करूं यहां पे सी को लेकर के, यानी अब मैं बात करूं कैपेसिटेंस को लेकर के, तो कैपेसिटेंस क्या होता है किसी डिवाइस का? अगर मैं किसी डिवाइस के कैपेसिटेंस की बात करूं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सी से, ठीक है, सी से। याद रखिएगा सी जो होता है वो कुछ नहीं होता है, Q/V होता है। Q/V, कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का क्या होता है? Q/V, क्लियर है? तो Q/V, तो अगर मैं इसका बोलूं कि इसका यूनिट कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? यूनिट कूलम पर वोल्ट। लेकिन इसका एक और यूनिट होता है, और फराड। इसका एक और यूनिट होता है फराड, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फैराडे। F, फैराड, उसको फैराड से लिखते हैं, फैराडे नहीं फैराड लिखते हैं, क्लियर? फैराड, ठीक है। जनरली जनरली कैपेसिटेंस को फैराड में नहीं लिखते हैं हम लोग, जनरली कैपेसिटेंस को जनरल यूनिट में माइक्रो फैराड में लिखते हैं। तो याद रखिएगा 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैराड। याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आगे, क्लियर है? क्या सबको कैपेसिटेंस समझ में आया? क्या एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस जान सकते हैं क्या? बिल्कुल सही है रेवांश, बिल्कुल सही है। हाँ निमेश, साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। तो हमने कैपेसिटेंस का यूनिट दिया है फराड, ठीक है। तो एक बात अपने को जो अभी तक समझ में आई है वो क्या समझ में आई है? वो समझ में ये आई है कि हर कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, और उस कंडक्टर को हम लोग कैपेसिटर भी कह सकते हैं।
यानी आज के बाद अगर आपके दिमाग में कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, ऐसा जो चार्ज स्टोर कर सके, तो हर कंडक्टर चार्ज स्टोर कर सकता है, तो इसीलिए हम लोग हर कंडक्टर को कैपेसिटर भी कह सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा था हेडिंग में? हेडिंग में लिखा था कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, या लिख सकते हो ब्रैकेट में कंडक्टर, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं। कैपेसिटर लिखो या कंडक्टर लिखो, हर कंडक्टर कैपेसिटर है, हर कैपेसिटर भी कंडक्टर। क्लियर है क्या? तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, यही फंडे पे हम लोग आगे बढ़े। Q इक्वल्स टू क्या आ गया? CV। क्लियर है? C हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, इससे हिसाब से C आया Q बाई V। यूनिट हो गया कूलम पर वोल्ट, और यूनिट क्या हो गया? फराड। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए सब लोग, लिखिए इतना। ठीक है, और यहीं पे अगर थोड़ा स्टेटमेंट लिखना है तो अपने को लिख सकते हैं, कंसीडर अ कंडक्टर, एक कंसीडर अ कंडक्टर with charge Q and potential V। क्लियर? जल्दी। अनिमेश सर वो 1 माइक्रोफेराड लिखे हैं, बिल्कुल 1 माइक्रोफेराड है। माइक्रोकुलम यूज किया है ना? माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 6 होता है। माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 होता है। तो अभी तक हमने ये समझा कि किसी भी कंडक्टर को भी कैपेसिटर कह सकते हैं। हर कंडक्टर के पास चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कहते हैं, तो Q इक्वल्स टू CV हो जाता है। यहीं पे C आ जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर मैं बोलूं कैपेसिटेंस क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? अब आपके मन में एक सवाल आता है कि मान लीजिए हर कंडक्टर का एक कैपेसिटेंस होता है। आज के बाद जितने कंडक्टर हम जानते हैं, हर कंडक्टर का एक कैपेसिटेंस जरूर होगा, C जरूर होगा उसका। किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन ये दिमाग में बात आनी चाहिए कि आखिर ये जो कैपेसिटेंस ज्यादा कम होगा कैसे, किन चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्या लिख लिया सबने? जल्दी बताएं। हैव यू रिटन? डन, गुड। लेट्स मूव अहेड। एक पॉइंट बताना मैं भूल गया, एक पॉइंट बताना मिस कर गया। कैपेसिटेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ऑब्वियसली कोई डायरेक्शन थोड़े होता है इसका, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आता है हमारे मन में कि एक आइसोलेटेड, अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर पे बात नहीं कर रहे, सिंगल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। एक सिंगल कंडक्टर कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो पहला होता है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, बहुत सिंपल सी बात होती है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होगी। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं लार्जर द साइज, लार्जर द साइज, हायर द कैपेसिटेंस। सिंपल सा मतलब। लेकिन आप लोग ये सवाल पूछ सकते हो, सर कैसे? मैं इसका जवाब 10 मिनट के बाद दूंगा। हायर द कैपेसिटेंस। इज इट क्लियर क्या? पहला पॉइंट है शेप एंड साइज। दूसरा, सराउंडिंग मीडियम, मीडियम कैसा है कंडक्टर के आसपास, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम लोग कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इफ एनी मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड कंडक्टर, if any medium is introduced
near conductor if any medium is introduced near conductor, ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। कैपेसिटेंस ये भी बताऊंगा थोड़ी देर में, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। इज इट क्लियर क्या? यानी दो चीजों पे, पहला शेप एंड साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा कंडक्टर का। दूसरा आसपास का मीडियम कैसा सराउंडिंग, पानी लगा दोगे उसके आसपास, मान लीजिए अगर उसके आसपास आप कोई डाई इलेक्ट्रिक्स लगा देंगे, तो उन सब केसेस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे। कि मान लीजिए एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसके पास अगर आप एक और कंडक्टर लगा देंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस when other conductor is brought near to it। इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। यानी कैपेसिटेंस को चेंज करने के तीन तरीके हैं मेरे, तीन तरीके हैं, बड़े तरीके। पहला, शेप और साइज चेंज कर लीजिए। दूसरा, मीडियम चेंज कर लीजिए। और तीसरा, उसके पास में कोई और कंडक्टर लाके रख दीजिए। ठीक है, ये पहला दो पॉइंट मैं आज ही समझाऊंगा, तीसरा पॉइंट हमें बाद में समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन एक ये भी सवाल आता है ना कि सर कैपेसिटर डिपेंड किस पे नहीं करता है, कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो लिखते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस डू नॉट डिपेंड ऑन, capacitance do not depend on पहला सबसे इंपॉर्टेंट वो है चार्ज। दूसरा है वो है पोटेंशियल। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज और पोटेंशियल के चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है। कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैपेसिटेंस आपके तीन चीजों पे डिपेंड करता है, शेप साइज, सराउंडिंग मीडियम और तीसरा प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। शेप साइज और सराउंडिंग मीडियम अभी देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब तीसरा किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो चार्ज और पोटेंशियल पे। जल्दी से इसको लिख लीजिए, कैपेसिटर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। पूरा लिख लीजिए जल्दी से, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। और पहला दूसरा पॉइंट अभी तुरंत एक्सप्लेन करूंगा मैथमेटिकली, बहुत आराम से, एक लाइन का डेरिवेशन होगा। साफ साफ लिखें। नया चैप्टर है, ध्यान से पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा। कहीं कोई दिक्कत है पूछो। आर्यन, इज इट क्लियर? रोशन, हम एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है प्रॉपर्टी क्या, कैपेसिटेंस। नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q/V। ठीक है, आशुतोष ने बोला सर बी वाला एक्सप्रेशन। आशुतोष, बड़ी सिंपल सी बात है, देखो मान लो एक कंडक्टर है, कंडक्टर की कैपेसिटेंस है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए अगर इसके आसपास का जो मीडियम है, वो अभी तो क्या वैक्यूम है, लेकिन मान लीजिए इसके आसपास के मीडियम को आप चेंज कर दोगे तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मीडियम में ऑयल डाल दिया अगर आसपास में, वाटर डाल दिया अगर कंडक्टर के आसपास में, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर आशुतोष? और कैसे मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे, तुरंत पहुंचते हैं हम लोग उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने?
होपफुली सबने लिख लिया होगा एवरीवन, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम। तो हम बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अभी तक देखो रैंडम लिया था हमने, कोई रैंडम कंडक्टर ले लिया था, लेकिन हमें चाहिए कोई एक तरह के कंडक्टर का निकाल के देखे तो कि कैसा होता है। तो हम उसके लिए चुने स्फेरिकल, थोड़ा आसान होता है स्फेरिकल। तो हमने क्या किया, एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया आर रेडियस का। हमने क्या ले लिया, एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया आर रेडियस का, ठीक है। इसको मान लीजिए हमने चार्ज दे दिया Q, ठीक है। जब Q चार्ज देंगे तो अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। चार्ज दोगे तो पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं कंसीडर, मैं एक एग्जांपल है एक तरीके का, ये कंसीडर अ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटर लिख रहे हैं, मैं कंडक्टर लिख रहा हूं। अ स्फेरिकल कंडक्टर of radius r, and charge Q। यही कहानी पे नंबर मिलते हैं एग्जाम में, इन्हीं कहानियों पे नंबर मिलते हैं, ठीक है, ऑफ चार्ज Q। तो अब अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, यानी V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R, 1/4πε0 Q अपॉन R। इज इट क्लियर? ये मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अगर मैं बोलूं कि कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्या होता था, Q अपॉन V होता था क्या? तो Q अपॉन V होता था तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 4πε0 R। ये Q और Q कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, 4πε0 R। तो यहीं से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, जो कैपेसिटेंस है इज इक्वल टू 4πε0 R। इज दिस क्लियर? क्या स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना हो गया, 4πε0 R। इज दिस क्लियर? क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? क्या ये बहुत सिंपल डेरिवेशन नहीं है क्या? किसी भी कंडक्टर का आपको अगर C चाहिए तो C इक्वल्स टू Q बाई V होता है, V तो हम निकाल ही सकते हैं। तो एक बड़ी बात आई कि कैपेसिटेंस जो है इज इक्वल टू 4πε0 R है। तो हम इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं, वी कैन से दैट capacitance of spherical conductor is directly proportional to R radius। जितना बड़ा साइज ऑफ कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। इज इट क्लियर? क्या सिर्फ और सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियस। हायर द रेडियस हायर द कैपेसिटेंस कह सकते हैं क्या? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है क्या? C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जितना बड़ा साइज होगा उतना ही बड़ा कैपेसिटेंस होगा। इज दिस क्लियर? क्या आप इस बात से आप एग्री करते हैं? फर्स्ट पॉइंट से क्या आप फर्स्ट पॉइंट से एग्री करते हैं? अभी क्या शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर वाला पार्ट क्लियर है? देखो शेप तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, शेप तो स्फेरिकल से बदल दोगे तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा, लेकिन क्या साइज का पॉइंट क्लियर है? क्या साइज बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा? क्या हमने जो लिखा था पॉइंट, क्या वो प्रूव हो गया? क्या क्लियर है? दूसरा, कैपेसिटेंस जो हो रहा है वो एप्सिलॉन नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है। ये बेसिकली सराउंडिंग मीडियम को शो करता है, एप्सिलॉन मीडियम। तो कह सकते हैं हम लोग कि कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, अगला पॉइंट, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन सराउंडिंग मीडियम, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन
depend on surrounding medium. Surrounding, एक सेकेंड, surrounding medium. क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है क्या? कैपेसिटेंस सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक आर पे और दूसरा एप्सिलॉन नॉट पे। एप्सिलॉन नॉट से क्या पता चलता है? मीडियम बदलेगा आसपास का तो कैपेसिटेंस भी बदल जाएगा। कितना बदलेगा इसके लिए हमारे पास बड़ा टॉपिक है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये समझ तो सकते हैं कि डिपेंड करेगा। बोलिए क्लियर है क्या? कि कैसे डिपेंड करेगा ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ गए कि डिपेंड करेगा। क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ये हमने एक सिंपल स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाल के आपको दिखाया। फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या ये कहीं Q और V पे डिपेंड कर रहा है क्या? बताइए, क्या मेरा कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड कर रहा है क्या? क्या मेरा कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड कर रहा है क्या? ये तो लिखवाया था ना ये भी। क्या मेरा ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गया क्या? तो मेरा सिर्फ एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। आर्यन कह सकते हो, आर्यन कह सकते हो, पर एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना। इसको लेके आर्यन थोड़ा हम लोग जिज्ञासा बना के रखते हैं, मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो किसी और मीडियम को डालोगे तो क्या होगा? एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। अरे क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? क्या सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। वो डिपेंड करता है शेप, साइज, सराउंडिंग मीडियम और दूसरे कंडक्टर को लाकर रखेंगे तो। ठीक, चलिए लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कैच कर पाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिक कैच करना है इसमें। ठीक, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। एवरीवन गो अहेड विद दिस क्वेश्चन। दिव्यांशु गलत है, थोड़ा और दिमाग लगाइए। थोड़ा सोचो दिव्यांशु, आप जो किया है उस पर। क्या दिव्यांशु आपने ये मान लिया है क्या कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? नहीं आशुतोष, थोड़ा और सोचें। नीड टू थिंक मोर। वेरी गुड रोशन, एक्सेलेंट। नहीं आर्यन, रिवांश, दीक्षा, सबकी गलती एक ही है, सब एक तरह की गलतियां कर रहे हो। रोशन अनम्यूट कर रहा हूं, बताओगे क्या कैसे ट्राई किया है? ये थोड़ा सा ना बेसिक मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स का इतना पार्ट इसमें नहीं है। रोशन बोलो। रोशन अनम्यूट कर रहा हूं, बता सकते हो क्या कैसे ट्राई किया? यस सर, मतलब सबसे पहले तो सर जैसे 8 सिमिलर ड्रॉप्स थे, तो जो नया स्फीयर बनेगा उसका वॉल्यूम उसके 8 टाइम्स होगा, तो उससे उसका रेडियस निकाले तो रेडियस उसका 2 टाइम्स आ रहा है, और कैपेसिटेंस आपने आर पे मतलब डिपेंड रेडियस करता से है, तो रिलेट किया ना कि वॉल्यूम से, ठीक बात है। यस सर। वेरी गुड, समझना बिल्कुल सही है पहले आपका, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही किया हो। जिन लोगों ने भी गलतियां की है ना, वो उनकी गलती सिर्फ एक ही है कि आप वॉल्यूम से समझ गए।
क्लियर है? आपने इसको वॉल्यूम से रिलेट कर दिया है, बल्कि जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए छोटे छोटे आर रेडियस के ड्रॉप्स हैं, आर रेडियस के ड्रॉप्स हैं। ठीक है, कितने ड्रॉप्स हैं? 8। वो एक बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है, बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका रेडियस मान लीजिए क्या होगा? कैपिटल आर। तो बहुत क्लियर है कि टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। जो वॉल्यूम इनिशियल रहेगा वही वॉल्यूम फाइनल रहेगा। वॉल्यूम ही तो मिल रहा है, वॉल्यूम ही कंबाइन होकर ड्रॉप्स बन रहे हैं ना। चार्ज की हमको क्या जरूरत है? हमको चार्ज से तो कोई लेना देना ही नहीं है, कितना चार्ज है। तो वॉल्यूम का अगर देखें हम, अगर हम लोग वॉल्यूम देखें तो इसका कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8, 8 ऐसे वॉल्यूम इज इक्वल टू एक बड़ा वॉल्यूम। तो आर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया? 8 इंटू स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया? आर इक्वल्स टू 2 आर। रोशन यही किया था क्या? बोलिए, क्या रेडियस फाइनल निकाल लिया था क्या? बोलिए रोशन। अनुष्का भी सही था, आपका भी। तो क्या आप अब ये कह सकते हो क्या कि क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या? C1/C2 बिगर ड्रॉप बाई स्मॉलर ड्रॉप इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2r, सॉरी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया? r बाई स्मॉल आर, और r इक्वल्स टू कितना है? 2r, तो कितना बन जाएगा? 2:1। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है क्या? हमने बोला कि आपको वॉल्यूम पे थोड़ा ना डिपेंड करता है कि 8 मिला के 1 कर दिया तो वॉल्यूम 8 गुना थोड़े हो गया। रेडियस देखना पड़ेगा। तो इनिशियली स्मॉल रेडियस लिया, बात का रेडियस कैपिटल आर लिया, देखा कि क्या रिलेशन है। तो C1/C2 इज इक्वल टू क्या होगा? R1/R2 हो जाएगा। इक्वेट कर दिया। बोलिए, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए, क्या ये सबको क्लियर है? जल्दी से लिखें इसको 30 सेकंड में। उसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, वो भी बहुत छोटा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे C=Q/V पे, हम लोग क्वेश्चन उसके बाद करेंगे। ये ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन दिया था आपको दिखाने के लिए कि कैपेसिटेंस कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, आशुतोष फिर से एक्सप्लेन करूं। आशुतोष, मैंने कहा कि 8 छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर के एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, मिलकर के एक बड़ा ड्रॉप बनेगा। तो आठों की वॉल्यूम टोटल कितनी होगी? तो एक का वॉल्यूम कितना होगा? अगर आर रेडियस है तो एक का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, एक का वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम मान ली एक ड्रॉपलेट का, और ऐसे कितने ड्रॉपलेट है कुल मिला के? 8। तो क्या टोटल वॉल्यूम यही मिलकर के क्या एक बड़ा वॉल्यूम बन रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। बोलिए, तो क्या ये इनिशियल वॉल्यूम यही कन्वर्ट हो जा रहा है कि इसमें पूरा बन के एक ड्रॉप बन रहा है? तो इसमें क्या इक्वेट कर देंगे क्या? आशुतोष, क्लियर है? मैंने बोला आठों की वॉल्यूम को जोड़ करके एक बड़ा वॉल्यूम बना रहे हैं हम लोग। इज इट क्लियर? चलिए जल्दी नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे। और आज हम लोग बस नॉर्मल टर्म्स को जानना है अपने, उसके बाद कल से इसका यूज करेंगे। चलिए, आई थिंक लिख लिया। हेडिंग डाले सब लोग, पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। हेडिंग डालें कि एक कंडक्टर का के पास कैपेसिटेंस होता है, मैंने मान लिया। कंडक्टर चार्ज स्टोर करता है, ये भी मान लिया। लेकिन डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था? हमने डेफिनेशन में लिखा था कैन स्टोर चार्ज एंड आल्सो एनर्जी। सिर्फ चार्ज स्टोर नहीं करता है, एनर्जी भी स्टोर करता है। तो एनर्जी कितना स्टोर करता है, इसके लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, फिर शुरू करते हैं। फिर कहानी समझा दूंगा पूरा, फिर लिख लेना। बहुत सिंपल डेरिवेशन है भी।
मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है जिसमें हमने क्या दे दिया, मान लेते हैं, मान लीजिए कंसीडर अ कंडक्टर being charged. Consider a conductor, एक कंडक्टर मान लिया, consider a conductor being charged, ठीक है, charge with Q and V, with Q and V be the charge and potential at any time respectively. मतलब क्या है, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि मान लीजिए हमने एक कंडक्टर ले लिया और कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, आप जानते ही हो। तो हमने क्या बोला कि मान लीजिए कि किसी वक्त मेरा जो चार्ज है, वो कितना है, Q है, और पोटेंशियल कितना है, V है। तो बड़े आराम से आप लिख सकते हो कि C इक्वल्स टू कितना होगा, Q बाई V। ये तो चेंज होता नहीं है, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू कह सकते हैं CV। हो गया खत्म। चलिए लिख लिया हमने, तो ये एक हो गया कि किसी वक्त पे इतना चार्ज है। अब मान लीजिए कि इस कंडक्टर में हम dq चार्ज को ऐड करना चाहते हैं, तो let us consider a small charge dq, to be added on the conductor. हम मानते हैं कि एक छोटा सा चार्ज dq को इस पे लाके रखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमको काफी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर दिस क्या होगा, इसके लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे हम एक कितना चार्ज लेके आ रहे हैं, dq चार्ज को हम लाके रख रहे हैं। तो आपको भी पता है इसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, ये क्या होता है, Q इंटू उस जगह का पोटेंशियल। याद कीजिए ना डेफिनेशन, छोड़िए इसको भी छोड़िए, डेफिनेशन याद है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस जो होता है, वो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज जिसको ला रहे हैं हम लोग। तो क्या आप कह सकते हैं क्या कि वर्क डन इस छोटे से चार्ज को लाने में, तो dw यानी छोटा वर्क डन जो इस स्मॉल चार्ज को लाने के लिए हम कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, dq इंटू v। बोलिए, कह सकते हैं क्या? तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि टोटल वर्क डन कितना होगा, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इंटू dq। v क्या है देख लीजिए एक बार रिलेशनशिप में, v इक्वल्स टू कह सकते हैं क्या, q बाई c इंटू dq। मान लीजिए 1/c बाहर लेते हैं, तो q का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2। q का इंटीग्रेशन हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके q तक। हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम चार्ज कर रहे हैं 0 से लेके कैपिटल Q तक, ठीक है। हम इनिशियली चार्ज 0 मान लिया और फाइनली कहां पे ले जा रहे हैं, कैपिटल Q तक चार्ज कर रहे हैं। तो इस केस में वैल्यू कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2c। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड होगा ये हमारे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल होगा। बड़ा सिंपल रीजन है इसके पीछे। जो आपने इस पे वर्क किया है वही क्या हो जाएगा, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहीं से अपना पोटेंशियल एनर्जी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है, U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2C। इज इट क्लियर? क्या हम कह सकते हैं क्या कि कैपेसिटर को चार्ज करने में के लिए हमको वर्क करना पड़ रहा है और वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है? क्लियर है क्या? तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी की वजह से भी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी आ गई है इसमें? बोलिए। एक कंडक्टर जो चार्ज स्टोर कर लेगा वो साथ साथ एनर्जी भी पक्के तौर पे स्टोर करेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहीं भी डेरिवेशन में कोई दिक्कत है तो बताइए। मैंने मान लिया कि चलो इसके पास किसी वक्त पे चार्ज Q है, V है, हम एक dq चार्ज को इन्फिनिटी से किसी उस कंडक्टर पे लाके ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने को कितना वर्क करना पड़ रहा है? तो WW इक्वल्स टू dq इंटू V, यानी छोटा चार्ज जो dq लेके आए प्लस उस सरफेस का पोटेंशियल V। तो टोटल इंटीग्रेट किया हमने, तो इंटीग्रेट करके वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया। यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है, ये आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है क्या आपको? यही कंडक्टर को आप कैपेसिटर कह दीजिए, आइसोलेटेड कैपेसिटर कह दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज सब लोग जल्दी से इसको लिखो। फिर मैं एक दो और बढ़िया फॉर्मूले चमकाऊंगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर आप क्वेश्चन 3-4 आराम से इजी क्वेश्चन होंगे, कर लेंगे। एवरीवन नोट इट डाउन जल्दी। आशुतोष अनम्यूट करना क्या? आशुतोष अनम्यूट करो। हाँ आशुतोष हैंड रेस कर दिया करो। आशुतोष बोलिए, बोलो आशुतोष। V इक्वल टू D वर्क डन एक्सटर्नल बाई DQ लिखा हुआ है। हाँ, तो उसके बाद DW मतलब वर्क डन तो बाई एक्सटर्नल, फिर D तुम्हारा एक सवाल जो है ना, मैं बता देता हूँ क्या तुम कहना चाहते हो। तुम जो कहना चाहते हो जनरली, तुम देखो या समझाने के लिए आशुतोष एक बार देखना है, आप ध्यान देना। देखो एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है आशुतोष, वो क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला होता है आशुतोष कि टोटल अगर एक्चुअल फॉर्मूले की बात करूं तो आपका होता है पोटेंशियल किसी पॉइंट पे क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि हमको क्या करना पड़ा, एक छोटा सा चार्ज लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालना है। हमको पूरा वर्क नहीं निकालना है, छोटे से चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो छोटे से चार्ज को लाने के लिए भी वर्क भी हमको एक छोटा पार्ट ही करना पड़ेगा, डी। बोलिए क्लियर है क्या आशुतोष? आशुतोष इज इट क्लियर क्या? ठीक है, इसीलिए DW लिखा है। तो एक्चुअल फॉर्मूले में दोनों में डी लिखा है क्योंकि हमको वर्क करना, पूरे के लिए वर्क नहीं निकालना है, हमको छोटे से पार्ट के लिए वर्क निकालना है पहले। बिल्कुल आ रहे हैं, कंक्लूड कर सकते हैं ना यहाँ से कि चार्ज स्टोर कर रहा है, तो चार्ज को स्टोर किया करने के वक्त में आपने क्या करना पड़ा होगा, वर्क भी करना पड़ा होगा उस पर। और वर्क करने के वक्त क्या स्टोर हो जाता है अपने आप, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। बोलिए क्लियर है क्या? तो हर कंडक्टर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस के तौर पे भी काम कर सकता है, एज चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के तौर पे काम कर रहा है। क्लियर है? जो हमने पहला डेफिनेशन पढ़ा था अब जाके क्लियर हुआ, हाउ इट स्टोर्स एनर्जी एंड हाउ इट स्टोर्स चार्ज। ठीक है, जल्दी उसको लिखिए। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? चलो, अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा और तोड़ मोड़ के नया फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम लोग।
ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस अगले अगले स्लाइड में लूंगा। ठीक है, देखते हैं, आप इसको भी साथ साथ लिखेंगे आप नोट में। ठीक है, हमने देखा कि u इक्वल्स टू क्या हो गया, q स्क्वायर बाई 2c। मैं q को लिख सकता हूं क्या, q को क्या लिख सकते हैं, याद करिए, q को cv लिख सकते हैं, q को q इक्वल्स टू cv, तो लिख सकते हैं क्या, q के जगह क्या लिख दिया, c इंटू v का होल स्क्वायर बाई 2c, तो कितना हो गया, c स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2c, एक से कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास एक पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया, u इक्वल्स टू हाफ इंटू सी इंटू वी का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, उसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बन गया, q स्क्वायर बाई 2c के बाद आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर, एक और फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, बनाते हैं, दूसरा फॉर्मूला आ गया, और तीसरा फॉर्मूला अगर देखेंगे हम लोग तो वो क्या है कि u इक्वल्स टू हमने लिखा हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी वी स्क्वायर को क्या cv इंटू वी नहीं लिख सकते हैं क्या, cv को हम लोग cv स्क्वायर को cv इंटू वी, वी अलग कर दिया, तो ये cv को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू cv होता है, तो हाफ इंटू क्यू इंटू वी लिख सकते हैं। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला भी आ गया, हाफ इंटू क्यू इंटू वी, हाफ इंटू क्यू इंटू वी। तो कुल मिला के मेरे पास तीन फॉर्मूले आ गए पोटेंशियल एनर्जी के, तीन फॉर्मूले जो हमको याद रखने होते हैं, u इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ क्यू वी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या सबको ये तीनों फॉर्मूले क्लियर हैं? जल्दी से लिखिए और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लें, तीन फॉर्मूले कब कौन सी कहां जरूरत पड़ जाए पता नहीं, क्यू सी और वी तीन चीजें हैं, तीनों में दो चीज पता होगा तो आप एनर्जी निकाल सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, चलिए सब लोग क्वेश्चन ट्राई करें अब, एवरीवन ट्राई क्वेश्चन। ठीक है अभिषेक, पूरा सॉल्व कर लेगा, सब लोग अब क्वेश्चन की तरफ फोकस करें। मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का सारा फॉर्मूला बता दिया, ठीक, कैसे स्टोर होता है पहले डेरिवेशन बताया, फिर वो फॉर्मूला याद कर लेना। अब आपको दो ही फॉर्मूला काम का है, एक है Q इक्वल्स टू C इंटू वी वाला और दूसरा एनर्जी वाला। जितना क्वेश्चन करना है करो, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ें। नहीं अनुष्का, अनुष्का एनर्जी थोड़ा निकालना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़े ही नहीं आप तो। ठीक है रोशन, गलत है रोशन, फराड गलत है, सेकंड गलत है, निमेश फर्स्ट सही है। रेवांश उसको फराड कहो ना सीधा सीधा। दीक्षा फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड पार्ट मेजॉरिटी का गलत किया है अभी तक। नहीं है निमेश, आशुतोष माइनस क्यों लिख रहे हो आशुतोष, पॉजिटिव होगा ना आपके पास फर्स्ट डैश दे पार्ट। दिया हूं, डैश था। अच्छा ठीक है, डैश ओके, ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलिए। तो पहले पार्ट में आपके पास चार्ज दिया है 10 कूलम, Q इक्वल्स टू 10 कूलम, ठीक। दूसरा क्या दिया है आपके पास, V इक्वल्स टू दिया है 5 वोल्ट। क्लियर, सॉरी एडमिट। चलिए आपके पास Q दिया है आपके पास
10 कूलम और V दिया है आपके पास 5 वोल्ट। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, C इक्वल्स टू कितना होता है, Q अपॉन V। कितना हो जाएगा 10/5। क्या आ रहा है, 2 फैराड आ रहा है क्या, बोलिए, क्या सबको 2 फैराड आ रहा है क्या? फर्स्ट पार्ट बताओ, दूसरा पार्ट में बाद में पहुंचेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट क्या सबको क्लियर है क्या? दिव्यांशु गलत था, दिव्यांश गलत, दिव्यांश फर्स्ट पार्ट तो सही था आपका। अनिमेश दूसरे पार्ट में हम आते हैं, दूसरे पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या सबको क्लियर है क्या? चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमको क्या क्या पता है। इफ नाउ 220 कूलम इज चार्ज इज सप्लाइड, 20 कूलम चार्ज हम मान लीजिए और सप्लाई कर देंगे, तो चार्ज मेरे पास पहले कितना था, 10 कूलम था, अभी कितना हो जाएगा, 30 कूलम हो जाएगा। मेरे पास मेरा C कितना है, C थोड़े ना चार्ज से चेंज होता है, कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, तो कैपेसिटेंस क्या रह जाएगा, कैपेसिटेंस रह जाएगा 2 फैराड। तो C, Q और C पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देना ठीक है एनर्जी का, एनर्जी के लिए ये वाला लगा दे क्या, तो U इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C। क्लियर है, Q स्क्वायर बाई 2C, तो Q कितना होगा, 30 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 बाई 2C, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है, Q स्क्वायर बाई 2C, ये 2 इंटू 4 कितना आ रहा है, 225 आ रहा है क्या, 225 जूल आ रहा है क्या, बोलिए, क्या सबको 225 जूल आ रहा है क्या? मैं अच्छा पोटेंशियल की निकालना ही नहीं है, सॉरी मेरी गलती, माय मिस्टेक। मेरे को तो पूछ रहा है, V पूछ रहा है सीधा सीधा, मेरे को यहाँ दिमाग नहीं लगाना। V इक्वल्स टू क्या कर देना है अपने को, V इक्वल्स टू क्या कर देना है, सीधा सीधा Q बाई C, फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 30/2 हो जाएगा, 15 वोल्ट। इज इट क्लियर क्या, बोलिए आशुतोष। सर जो चार्ज 30 कूलम है कि आशुतोष फिर से म्यूट हो गया। आशुतोष बोल रहा है कि नाउ फर्दर, देखो क्वेश्चन ध्यान सुनना, नाउ फर्दर 20 कूलम इज एडेड, मतलब पहले से कितना था, 10 था क्या, और अब 20 और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 30 हो गया क्या? समझो बात को, चेंज चार्ज में हुआ है, कैपेसिटेंस चार्ज से नहीं बदलता है, कैपेसिटेंस सेम रह जाएगा। क्लियर है, तो V नहीं निकाल लेंगे, बोलिए, मैं कह रहा हूं कैपेसिटेंस चार्ज के साथ साथ चेंज नहीं करता है, पहली चीज। तो C का वैल्यू आपको पता चल गया। चार्ज कह रहा हूं कि 20 कूलम और ऐड कर दिया है, तो 30 कूलम हो गया। क्या सबको ये क्वेश्चन पूरी तरह क्लियर है, अगला करें क्या? एवरीवन रिप्लाई ऑन चैट, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? दीक्षा, अंशु, शोएब, हर्षित, आर्यन, प्रत्युष, प्रत्युष प्रकाश, एक मिनट क्वेश्चन नोट करना, मैं रुक जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रुका हुआ हूं, जल्दी नोट कर लें आप लोग, जल्दी नोट कर लें। और बाकी लोग जो चाहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, उनको क्वेश्चन दिख रहा है, आप अगला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आप अगला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखें और क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा सॉरी, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है अनुष्का, दो चीजें पूछ रही हैं उसमें, लेकिन पूछ रहा है, ठीक है निमेश।
रोशन गड़बड़ है। रोशन रोशन ठीक लग रहा है रोशन। एनीवेज थोड़ा चेक कर लो आंसर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जल्दी बताएं सब लोग आंसर। ठीक है दिव्यांशु, सबसे पहले सब लोग पोटेंशियल बताओ। सबसे पहले सब लोग पोटेंशियल बताओ। आर्यन क्या यूनिट लिख रहे हो? सब लोग सबसे पहले पोटेंशियल बताएं कितना आ रहा है, बाद में एनर्जी की बात करेंगे। नहीं गलत है आर्यन? पोटेंशियल सब लोग पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएं। सब कुछ तो दिया भाई क्वेश्चन में। आपके पास कैपेसिटेंस दिया हुआ है 10 माइक्रोफराड, तो मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फराड। दूसरा मेरे पास चार्ज दिया हुआ है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है निमेश, सही है। आर्यन सही है। तो मेरा वोल्ट कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है, Q बाई सी नहीं होता है क्या भाई? एक ही तो फॉर्मूला है, याद रखना, C इक्वल्स टू Q बाई वी। जो इससे जैसे मोड़ना है मोड़ो इसको। मुझे V चाहिए था तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, Q बाई सी। वैल्यू पुट कर लीजिए। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको पोटेंशियल क्लियर है? क्या 1 वोल्ट एवरीवन? क्या ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है क्या आपको? अब आपको क्यू सी वी तीनों पता है, आपको क्यू सी वी तीनों पता है। तो अगला पूछ रहा है फाइंड स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी तो मसला ही नहीं है, कोई फॉर्मूला लगा लीजिए जो मन में आता है। मान लीजिए कि मैंने सोचा कि हाफ सी वी स्क्वायर लगा दे, हाफ सी वी स्क्वायर। एक करके देखते हैं। पहले तो हाफ सी कितना है, 10 इंटू 10 टू दावर -6। वी स्क्वायर कितना है, 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 5 10, कितना हो गया 5 इंटू 10 टू दावर -6 जूल इक्वल्स टू 5 माइक्रो जूल। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 10 टू दावर -6 जूल को माइक्रो जूल कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। 10 टू दावर -6 को कहते हैं माइक्रो जूल। इज दिस क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन सबको बनाना है। कहीं कोई दिक्कत है पूछ लो। दो ही फॉर्मूला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक अपना Q इक्वल टू सी वी यानी ये वाला फॉर्मूला, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला, इससे बने हुए जितने बाकी चीजें, यही दो फॉर्मूला अपने को चाहिए। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। सब लोग स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसे सीख पाओगे आप लोग, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में बढ़ेंगे। Everyone try this question.
किसी का दिव्यांशु का आंसर आ गया क्या? कोई बात नहीं, आप सॉल्व करें। चलिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा, सब कुछ सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहला तो ये मुझे पहले तो आप लोग फर्स्ट वाला पार्ट सही लग रहा है मुझे आपका, माइक्रोफैराड। ठीक है अनुष्का, ठीक है। रोशन, अनुष्का, देखते हैं फर्स्ट पार्ट किसने बोला? दिव्यांशु, सही है। दिव्यांशु देख लेता हूँ एक सेकेंड, आपने आंसर जो भेजा है कहाँ भेजा है दिव्यांशु? हाँ दिव्यांशु, पहला तो सही है, फर्स्ट वाला सही है। कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैच करेंगे लास्ट में हम लोग। ठीक है, 10⁻⁶ बिल्कुल सही है। अभिषेक ठीक लग रहा है। आशुतोष ठीक लग रहा है, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है। आशुतोष टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम ले थोड़ा सा, नो नीड टू हरी। बिल्कुल ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैं अभी भी आपको 1 से 2 मिनट टाइम देता हूं, सोचे, दिमाग लगाएं। फेल होंगे कोई बात नहीं, पर दिमाग लगाएं पूरा। ठीक है अर्षित, वेरी गुड, फर्स्ट हो गया, अब देखिए दूसरा करो। शोएब सॉल्व करें। अंशु, मुस्कान, निखिल, नहीं आशुतोष गलत लग रहा है दूसरा वाला, आशुतोष दूसरा गलत है। दीक्षा देखना पड़ेगा थोड़ा सा, मुझे नहीं लग रहा कि उतना होगा। अनुष्का दूसरा का, अनुष्का देखते हैं एक बार थोड़ा सा। फर्स्ट पार्ट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों ने क्लियर रखा है। क्या क्लियर है? शोएब जागे में हो? क्यू दिया हुआ है आपको, तो आपको क्या निकालना है? पहले कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन V। क्लियर है? तो क्या हो गया? 20 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 20। क्लियर है? 20 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 10⁻⁻⁶ फराड। सो क्या कह सकते हैं? 1 माइक्रोफराड। फर्स्ट पार्ट डन। पहला तो इजी था, दूसरे में काफी लोगों से गलतियां हुई हैं। दूसरे में सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो एक बार। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या ऐड कर देना है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 40 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड कर देना है। तो अब जो मेरा 20 पहले था, 40 मिलाकर के कितना हो जाएगा? 60 माइक्रोकूलम। अच्छा, कैपेसिटेंस मैंने पहले ही कह दिया कि चेंज नहीं होता है चार्ज की वजह से, तो 1 माइक्रोफैराड। तो V इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन C। कितना हो जाएगा? 60 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो है, प्लस 1 इंटू 10⁻⁻�6 गया। कितना हो गया? 60 वोल्ट। क्या सेकंड पार्ट सबको क्लियर है? आशुतोष सेकंड क्लियर है क्या? अब तीसरे पार्ट में आते हैं, एनर्जी स्टोर्ड निकालते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन 2 केसेस? अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड की बात करूं तो हम लोग क्या कहेंगे? हमारा एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल्स टू इनिशियल केस, पहला केस में रहते हैं। मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, U1 एनर्जी स्टोर्ड इक्वल्स टू, कोई फॉर्मूला लगा लेते हैं, हाफ CV² लगा लेते हैं, हाफ CV², थोड़ा आसान हो जाता है ये। हाफ C कितना है? C है 10⁻⁻⁶,
v स्क्वायर, v कितना होगा 20 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 400 बाई 2 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो कितना हो गया 200 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, कितना बन जाएगा 200 माइक्रो जूल। क्लियर है? दूसरा U2 फिर से लिखते हैं हाफ CV स्क्वायर, फिर से C वही है, वोल्टेज बदल गया है, हाफ C कितना है 10 टू द पावर -6, V कितना है 60 का होल स्क्वायर, 3600 बाई 2 कितना हो जाएगा 1800, 1800 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। क्लियर है? तो कितना हो गया 1800 माइक्रो जूल। इज दिस क्लियर? क्या ठीक है दिव्यांशु? क्या सबको ये क्लियर है? क्या दोनों केस में एनर्जी स्टोर निकाल दिया हमने, दोनों केस में निकाल दिया। सी दोनों केस में सेम था, वो एक में वोल्टेज 20 वोल्ट था, एक में पोटेंशियल जो था वो मेरा 20 वोल्ट था, और दूसरे में मेरा पोटेंशियल कितना था 60 वोल्ट था। क्या समझ में आया सबको? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो आज एक लास्ट टॉपिक हम एंटर करने वाले हैं। अब होपफुली सबको ये एनर्जी और चार्ज का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, एक बार रिवाइज करके आना अगले दिन सब लोग। ठीक है, एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम जाना चाहते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, ठीक है दिव्यांशु, क्वेश्चन क्या? दिव्यांशु क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन लिखना है दिव्यांशु। दिव्यांशु आपको स्लाइड दे देता हूं, तुरंत 2 मिनट में अपलोड कर दूंगा। एक टॉपिक है मेरे पास 10 मिनट का, वो पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, वो थोड़ा टाइम, स्लाइड तुरंत अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक फिर मिस हो जाता है। आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, देख लो एक बार, समझ लो। तो क्या है कि हम लोगों ने कुल मिला के देखा कि मान लीजिए, एक पढ़ चुके हैं हम लोग कि मान लो दो कंडक्टर को टच करते हैं, दो चार्ज वाले को टच करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। मान लीजिए हमने कोई दो कंडक्टर ले लिया। ठीक है, एक पहला कंडक्टर ले लिया, इसका चार्ज है Q1, दूसरे वाले का चार्ज है Q2। कैपेसिटेंस मान लिया इसका C1 है और इसका C2 है। तीन ही चीज तो होता है, एक होता है V1, दूसरा होता है V2। ठीक है, दो कंडक्टर से हमने क्या किया कि दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया। तो आप मुझे बताओ, कंडक्टर को जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? अब बताओ व्हाट विल हैपन। हम दोनों कंडक्टर्स को जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही दिव्यांशु। दिव्यांशु ने कहा, आर्यन ने कहा कि सर चार्ज का ट्रांसफर होगा। क्यों ट्रांसफर होगा बताओ? रितेश ने कहा ट्रांसफर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ट्रांसफर। चलो मान लिया कि चार्ज क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। ठीक है, पर क्यों होगा ट्रांसफर? क्या रीजन है चार्ज ट्रांसफर होने का? वेरी गुड, सबने कहा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करेगा, ये भी मान लिया। अच्छा, चार्ज कैसे फ्लो करता है? हायर टू लोअर या लोअर टू हायर? हायर टू लोअर या लोअर टू हायर? बताओ। वेरी गुड, मतलब आप पूरा क्लास इस बात को अग्री करता है कि इस तरह के दो कंडक्टर को जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, चलो मान लिया। लेकिन आप बताओ कि चार्ज का फ्लो कब रुकेगा? आप मुझे एक लास्ट क्वेश्चन का सवाल का जवाब दो कि चार्ज का फ्लो कब रुकेगा? जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। एक्सेलेंट, आपको पूरी कहानी पता है इसकी। तो क्या मैं ये मेरा इनिशियल केस है, ये मेरा इनिशियल है। अगर मैं बात करूं फाइनल केस की, तो क्या हम बिल्कुल क्लियर हैं क्या कि हमारा कंडक्टर जो है एक है और दूसरा है। ठीक है, दोनों कनेक्ट किए हुए हैं, तो हमारा जो फाइनल हालत होगा वो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। फाइनल हालात में हमारे दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? सेम। पहले वाले का चार्ज कुछ बदल चुका होगा Q1 डैश, दूसरे वाले का चार्ज बदल चुका होगा Q2 डैश, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन
कैपेसिटेंस चेंज होगा क्या? क्या किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस चेंज होता है चार्ज के चेंज से? क्या नहीं। तो सी सेम रहेगा, वी दोनों का सेम हो जाएगा और चार्ज अपना अपना बदल जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर हम कैसे निकालें फाइनल पोटेंशियल। तो क्या आप मानोगे क्या कि इनिशियल चार्ज जो टोटल होगा वो कितना होगा? वो Q1 प्लस Q2 होगा, और फाइनल चार्ज जो होगा, फाइनल चार्ज जो होगा मेरे पास वो कितना होगा? Q1 डैश होगा प्लस Q2 डैश होगा। क्या मानते हो क्या? इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2, फाइनल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो क्या अगर मैं लिखूं कि चार्ज बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज थोड़ा ना कहीं चला जाएगा, चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या हम कह सकते हैं कि इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज? पूरे सिस्टम में जो टोटल पहले चार्ज था वो तो चार्ज बाद में भी रहना चाहिए। तो इनिशियल चार्ज हमने क्या देखा? इनिशियल चार्ज क्या हो रहा था? इनिशियल चार्ज हो रहा था Q इनिशियल यानी Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसी का यूटिलाइज करते हैं, देखिएगा ध्यान से, मैं लिखने का टाइम दूंगा आप लोगों को। तो Q1 इक्वल्स टू क्या होगा? C1 V1। शुरुआत में अगर मेरा Q1 देखना होगा अगर अपने को, तो Q1 क्या कह सकते हैं? Q1 C1 V1 था, तो Q1 इक्वल्स टू क्या होगा? C1 इंटू V1। Q2 इंटू कितना होगा? Q2 इक्वल्स टू कितना होगा? C2 इंटू V2। फाइनल देखते हैं, फाइनल Q1 डैश कैपेसिटेंस इंटू V क्या होगा? C1 इंटू V होगा, C1 इंटू V होगा, C1 अगर मैं बोलूं C1 इंटू V होगा प्लस C2 इंटू V होगा। तो मान लीजिए मैं V कॉमन ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2। और यहीं से आ गया फाइनल पोटेंशियल इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यही है फाइनल पोटेंशियल, यही है मेरा फाइनल पोटेंशियल। तो अगर मेरा फाइनल पोटेंशियल आपको पता चल गया है, तो क्या अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनल चार्जेस बताइए, फाइनल चार्जेस तो नहीं निकाल लेंगे? फाइनल चार्जेस अगर पूछेगा आपसे कोई, तो फाइनल चार्जेस निकालने के लिए क्या नहीं निकाल लेंगे? Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V पुट कर देंगे क्या? और Q2 डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? C2 इंटू V। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? C1 इंटू V और C2 इंटू V। बोलिए, फाइनल पोटेंशियल बहुत सिंपल फॉर्मूला है क्या? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, और फाइनल चार्ज निकाल लेंगे क्या? फाइनल पोटेंशियल फाइनल चार्ज दोनों निकाल लेंगे क्या हम लोग? पहला चीज यही, क्या दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज और फाइनल पोटेंशियल निकाल लेंगे क्या हम लोग? एक और पॉइंट है जो आपका, उसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको फॉर्मूला उसका याद होना चाहिए। एनर्जी लॉस। कभी भी दो कंडक्टर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा जब एक चार्ज दूसरे चार्ज बॉडी में चार्ज फ्लो करेगा तब, तो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? एनर्जी लूज करेगा। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला बस थोड़ा लिख लीजिएगा, हाफ। मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर डेरिवेशन जानना हो तो मैं उसका वीडियो लिंक दे दूंगा, अब देख लीजिएगा। थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, जरूरत नहीं है मुझे इसकी। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये है एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बात दिमाग में रहनी चाहिए कि जब दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वो लॉस कितना होता है? कुछ इतना होता है। क्या सबको क्लियर है? बोलिए, क्या यहां तक क्लियर है? अगले दिन यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग टॉपिक, अगले दिन यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग टॉपिक को। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
आज नया चैप्टर है, जा करके आज रिवीजन करो, पढ़ो, नोट्स पढ़ो, वीडियो भी देखो चाहो तो, और जा करके बुक्स भी पढ़ो। यूज टू हो जाओ पहले दिन, उसके बाद चैप्टर बहुत स्मूथ जाएगा। छोटे छोटे लॉजिक, छोटे छोटे फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बसा हुआ है। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे। रिवांश, जैसे क्वेश्चन हमने कराए हैं बोर्ड्स में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में इसी तरह क्वेश्चन आता है, उससे आसान आ सकता है, टफ नहीं आ सकता। बोर्ड्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बहुत हो जाता है, इंपॉर्टेंट वो क्लियर है तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो अपने आप ही चले जाते हैं। तो आपका फोकस डेरिवेशन से ज्यादा होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स अपने आप बाई प्रोडक्ट के तौर पे सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे। अगले क्लास में मिलते हैं, तो फिर आगे बात करेंगे हम लोग।